गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 269 है यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के ही प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। कब मनाया जाता है ये? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 2022 को देश भर में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और यह दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आपको याद हो कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, मणिपुर। कई बार चर्चा कर चुके हैं हम लोसर महोत्सव पर। ये लद्दाख का है। तो 3 जनवरी 2022 को लद्दाख में बौद्ध समुदाय द्वारा पारंपरिक नया वर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया। और लोसर को बौद्ध समुदाय के नए वर्ष की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। नंबर 3 पर आ जाइए। अप्रैल 2022 में किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजिंग 6D को लॉन्च किया था? इसके नाम से लग रहा है कि इन चारों में से किसी का भी हो सकता है ये। जोंगजिंग 6D जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको चीन ने लॉन्च किया था। तो जोंगजिंग 6D उपग्रह या सैटेलाइट चीन का संचार उपग्रह है। और 15 अप्रैल 2022 को लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट द्वारा जो है इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और लॉन्चिंग स्थल क्या था? शिथांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, चीन का सिचुआन प्रांत। और इस उपग्रह का जो निर्माण है वो सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेडियो तथा टेलीविज़न प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। नंबर 4 पर आ जाइए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस पिंड के कारण मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की घटना दर्ज की है? टाइटन, फोबोस, डिमोस या इनमें से कोई नहीं। ये तो सैटर्न का है तो इसको हटा दीजिए। फोबोस उसका उत्तर हो जाएगा बी। तो देखिए परसेवरेंस रोवर नासा द्वारा मंगल ग्रह की ओर जुलाई 2020 में भेजा गया था। ठीक है, यह रोवर मंगल ग्रह की सतह पर फरवरी 2021 में उतरा था। और यह मंगल ग्रह पर जेरोज क्रेटर के अध्ययन हेतु भेजा गया मिशन है। और इस रोवर के साथ मंगल के वातावरण में उड़ान भरने के लिए, ठीक है, उड़ान भरने हेतु एक छोटा रोबोट और समकक्षीय हेलीकॉप्टर, अगर आपको याद हो पिछले साल की करंट अफेयर्स, जिसका नाम इंजेनिटी है, उसको भी भेजा गया था। ठीक है, अब इन्होंने ये देखा है परसेवरेंस रोवर ने। तो फोबोस मंगल के 2 चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है। ठीक है, जब यह सूर्य के सम्मुख होकर गुजरा तो परसेवरेंस रोवर के कैमरे में जो है यह घटना कैद हो गई। और इस हेतु रोवर में लगे अत्याधुनिक, यानी इस परसेवरेंस रोवर में लगे अत्याधुनिक कैमरे की मदद से जो है यह कैप्चर किया गया। और उस कैमरे का नाम है मास्ट कैम जेड। देखिए यह ग्रहण जो है पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण लगने वाले सूर्य ग्रहण की तुलना में बहुत कम समय का था, लगभग 40 सेकंड का। ठीक है, तो परसेवरेंस रोवर का नाम याद रखिएगा नासा के, और फोबोस का नाम याद रखिएगा। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM सरमत का परीक्षण किया है? हम चर्चा कर चुके हैं क्या 1-2 दिन पहले सरमत पर। किसने लॉन्च किया है? ये किसकी मिसाइल है? यह है रूस की। तो देखिए सरमत मिसाइल एक साथ 10 बारडेह ले जाने में जो है सक्षम है, बारहेड ले जाने में सक्षम है। और इस मिसाइल का जो परास है लगभग 18,000 किलोमीटर है। और 200 टन भार की यह मिसाइल अपनी अत्यधिक रेंज के कारण विश्व के किसी भी देश को अपने निशाने पर जो है ले सकती है। और सरमत 3 चरणों वाली एक तरल ईंधन मिसाइल है। इसकी लंबाई है 35.3 मीटर और इसका व्यास है 3 मीटर। तो सरमत रूस की। इसकी कुछ विशेषताएं अगर और देखें हम, तो इस मिसाइल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह आधुनिकतम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी अपना बचाव करने में सक्षम है।
नंबर 6 पर आ जाइए। फरवरी 2022 में भारत के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को इंस्टॉल किया गया? कहाँ इंस्टॉल किया गया है परम प्रवेग को? IISc बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो फरवरी 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने एक नया सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग इंस्टॉल किया है। इस सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत इंस्टॉल किया गया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के पास वर्ष 2015 से एक सुपर कंप्यूटर सहस्त्र टी विद्यमान है और अब हो गया ये। नंबर 7 पर आ जाइए। फरवरी 2022 में किस देश ने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है, जिसका नाम है कोवीफेज? ठीक है, प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है ये, कनाडा ने इसको बनाया है। तो मंजूरी प्रदान की गई कब? फरवरी 2022 में, और मंजूरी प्राप्त हुई कोविड-19 कोवीफेज को, और मंजूरी प्रदान करता देश है कनाडा की सरकार। अब बात करें हम थोड़ा कोवीफेज के बारे में, तो यह वैक्सीन जो है प्लांट आधारित प्रोटीन तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है और यह 2 डोज वाली वैक्सीन है, इसकी 2 डोज दी जाएंगी। और ये जो वैक्सीन है कोवीफेज वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने से पहले रोकने में 71% प्रभावी है और डेल्टा वेरिएंट के लिए ये 75.3% प्रभावी है और 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों को जो है ये वैक्सीन दी जा सकती है, कनाडा की कोवीफेज प्लांट बेस्ड वैक्सीन। 8वां प्रश्न है, 22 से 31 मार्च 2022 के मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? इस बार ही उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में, इससे पहले भारत में आयोजित हुआ था, यांगियारिक उज्बेकिस्तान। तो 22 से 31 मार्च 2022 के मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, ठीक है, एक्सरसाइज डस्टलिक 2022 यांगियारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिक समन्वय को बढ़ाना। देखिए, इसमें भारतीय दल का जो नेतृत्व किया है वो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट एक सैन्य दल ने किया है और इससे पहले इस अभ्यास का जो दूसरा संस्करण था, ये तो तीसरा वाला जो उज्बेकिस्तान में हुआ, जो दूसरा संस्करण था वो पिछले साल मार्च 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया और इस अभ्यास की अगर शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2019 में हुई थी। ठीक है, कोविड-19 के कारण जो है 20 में नहीं हुआ, तो 19 में पहला, मार्च 2021 में दूसरा और अब 22 में तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दक्षिण कोल हिमनद जिसके तेजी से पिघलने की चर्चा है निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर पर है? साउथ कोल ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट पर है ये। तो नाम क्या है? साउथ कोल ग्लेशियर, दक्षिण कोल ग्लेशियर, अवस्थिति है इसकी माउंट एवरेस्ट पर और समुद्र तल से लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर है। कारण क्या है? तापमान वृद्धि और तीव्र हवाएं, तेजी से पिघल रहा है ये। ठीक है, और मेन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी और मेन के शोधकर्ताओं ने जो है इसका अध्ययन किया है। देखिए, कार्बन डेटिंग की अगर थोड़ा बात करें तो कार्बन डेटिंग के आधार पर पता चलता है कि इस ग्लेशियर पर बर्फ़ के जमने में 2000 वर्ष लगे थे, जो कि 1990 के बाद से ये पूरी तरह से पिघल गए हैं। इस अध्ययन का प्रकाशन नेचर पोर्टफोलियो जनरल क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च में किया गया है और अनुसंधान ये भी बताता है कि अन्य हिमालयी ग्लेशियर भी त्वरित गति से पिघल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एटलस मिशन निम्नलिखित में से किसके सर्वेक्षण से संबंधित है? किसके सर्वेक्षण से संबंधित है? निकट पृथ्वी वस्तुएं, ठीक है, जैसे उल्कापिंड हो गए। तो एटलस एक रोबोटिक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेक्षण प्रणाली है जो पृथ्वी के निकट वस्तुओं जैसे कि पृथ्वी की ओर आने वाली उल्काओं आदि का पता लगाने में सक्षम है। इसके माध्यम से ऐसे उल्कापिंडों या क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड को खोजा जाता है जो पृथ्वी के लिए तात्कालिक या भविष्य में खतरा बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के जरिए किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया?
PSLV C52 के द्वारा किसका सफल परीक्षण किया गया है? EOS-04 का। ठीक है, सीधे सीधे याद रखिएगा, EOS-04 का सफल परीक्षण किया गया है PSLV C52 के द्वारा। 12वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में खोजी गई रेडियो एल्सियोनस क्या है? क्या है रेडियो एल्सियोनस? तारामंडल है, धूमकेतु है, उपग्रह है या आकाशगंगा है? तो ये अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। तो देखिए, फरवरी 2022 में वैज्ञानिकों ने लिंक्स तारामंडल में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप और लो फ्रीक्वेंसी एरे नेटवर्क का उपयोग करके अब तक की सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा की खोज की है, जिसका नाम है एल्सियोनस। एल्सियोनस की बात करें तो लगभग 16 मिलियन प्रकाश वर्ष तक लंबी है ये, जो मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा के आकार का 160 गुना अधिक है। यह एकल आकाशगंगा द्वारा निर्मित सबसे बड़ी ज्ञात संरचना है। इसमें सौर द्रव्यमान का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी पाया गया है। तो क्या नाम है इसका? एल्सियोनस। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा की खोज हाल ही में की गई, उसका नाम क्या है? एल्सियोनस। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही कवच सुरक्षा प्रणाली किससे संबंधित है? कवच सुरक्षा प्रणाली का संबंध किससे है? ट्रेनों की सुरक्षा प्रणाली से है, याद रखिएगा सीधे सीधे इसको। ठीक है, कवच सुरक्षा प्रणाली किससे संबंधित है? ट्रेनों की सुरक्षा प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से होने वाले हाइड्रोजन के उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की आवश्यकताओं को कितना कम किया जा सकता है? 45%, 55%, 65% या 70%? 70% तक कम किया जा सकता है। तो मार्च 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन के उत्पादन में, ठीक है, हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जो है एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की है। और यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से जो है होने वाले हाइड्रोजन के उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की आवश्यकताओं को 70% तक कम किया जा सकता है। ये 70% याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, मार्च 2022 में सैन्य उपग्रह नूर-2 किस देश में लॉन्च किया गया? तो उसी देश में लॉन्च किया गया जिसने नूर-1 लॉन्च किया था, यानी ईरान ने। नूर का मतलब प्रकाश होता है फारसी भाषा में। तो 8 मार्च 2022 को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने देश के दूसरे सैन्य उपग्रह नूर-2 को सफलतापूर्वक जो है पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया है। और यह सैन्य उपग्रह जो है 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है परिक्रमा कर रहा है। फारसी भाषा में नूर का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है। और पहले सैन्य उपग्रह यानी नूर-1 को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए आप। 16 फरवरी 2022 में भारत में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड संचार सर्विस शुरू करने के लिए किन दो कंपनियों ने जो है साझेदारी की है? बताइए। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और SES। ठीक है, यूरोपियन डैश सैटेलाइट है SES यानी। तो चर्चा में क्यों है? भारत में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवा शुरू करने के लिए संयुक्त उद्यम की घोषणा कब की गई? घोषणा महीना फरवरी 2022। और घोषणा करता है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और सोसाइटी यूरोपियन डैश सैटेलाइट यानी SES। इन दोनों की हिस्सेदारी की बात करें तो जियो की हिस्सेदारी 51% की है और SES की यानी सोसाइटी यूरोपियन डैश सैटेलाइट की है इसमें 49% की। उद्देश्य क्या है? भारत में बहुत सस्ती दर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की प्रस्तुति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। फरवरी 2022 में किस घरेलू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रमुख और आयुर्वेद उत्पाद निर्माता कंपनी ने भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने की घोषणा की है? कौन है ये? पतंजलि, हिमाचल, बैद्यनाथ या डाबर? इसका उत्तर डाबर है। तो वित्त वर्ष 21-22 में घरेलू MFCG प्रमुख और आयुर्वेद उत्पाद निर्माता कंपनी डाबर ने 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने की घोषणा की है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय FMCG कंपनी बन गई है। और डाबर द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन
पहल प्रबंधन की शुरुआत जो है वर्ष 2017-18 में की गई थी और इस पहल के तहत डाबर से पूरे भारत के 150 शहरों में स्थानीय कचरा बीनने वाले जो है जुड़े हुए हैं। और डाबर ने घरेलू प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश में एक नदी पर्यावरण बचाओ अभियान जो है शुरू करने की भी घोषणा की है। और डाबर का नाम याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। 18वां प्रश्न है अग्नि पी के बारे में, यानी अग्नि प्राइम के बारे में। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे संबंधित कुछ कथन है, 3 बताने कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन है 18 दिसंबर 2021 को इस बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है यानी सरफेस टू सरफेस, और इस मिसाइल की मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में। अग्नि प्राइम, बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं अग्नि प्राइम से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कब तक अपने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नष्ट करने की योजना प्रस्तुत की है। कब तक नष्ट कर देगा या ISS को? वर्ष 2031 तक। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट करने की योजना प्रस्तुत की है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के क्रियाकलाप 2030 के अंत तक जारी रखे जाएंगे, लेकिन 2031 में जो है इसे नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे फिर वो। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। 1 फरवरी 2022 को स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई। इसका निर्माण किया गया है कहाँ पर? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड या L&T शिपयार्ड लिमिटेड। इसका निर्माण किया गया है मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड, डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, सॉरी शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए, और ये है बागीर। तो 1 फरवरी 2022 को स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई और इसका जलावतरण यानी लॉन्चिंग नवंबर 2020 में मझगांव डॉकयार्ड मुंबई से किया गया था। देखिए, बागीर की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित स्वदेश रूप से निर्मित 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की श्रृंखला में ये 5वीं पनडुब्बी है। और प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित अन्य 4 पनडुब्बियों के नाम की बात करें तो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS बेला। ठीक है, ये हैं